हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप झा। स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी में 65th में ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी को लेकर। अब जो है मुश्किल से आप लोगों के पास जिस तरह से माननीय चेयरमैन के द्वारा कहा गया है, तो उस अनुसार से आप लोगों का जो एग्जाम है वह संभवतः 30 दिनों के बाद हो जाएगा। तो अब इस 30 दिन में क्या किया जाए, किस प्रकार से अपने तैयारी को आंका जाए, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि एंथ्रोपोलॉजी के बीपीएससी के लिहाज से यदि बात की जाए तो 3 चरण है। कितने चरण हैं? 3 चरण है आपके एंथ्रोपोलॉजी के। पहला क्या है? पहला है आपका सोशल एंथ्रोपोलॉजी। क्या है? सोशल एंथ्रोपोलॉजी है सामाजिक मानव विज्ञान या सामाजिक मानव शास्त्र है। दूसरा जो है आपका, उसमें 2 सेक्शंस हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि फिजिकल के सेक्शन को करते हैं। तो दूसरा आपका क्या हो गया? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी होगा, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। और तीसरा सेक्शन क्या है? तो तीसरा सेक्शन है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का। क्या है? इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। तो 3 सेक्शंस हैं, सामाजिक मानव विज्ञान, शारीरिक मानव विज्ञान और भारतीय मानव विज्ञान। और समय है हम लोगों के पास में कुल मिलाकर 30 दिन। तो हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं सोशल, फिजिकल और इंडियन को, कि किस तरीके से इस 30 दिनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और अपने आप को बीपीएससी के मेंस में बेहतर से बेहतर लिखने का प्रयास किया जाए। ये जो तीनों सेक्शंस हैं, सोशल, फिजिकल और इंडियन, इस तीनों से ही 100 और 100 अर्थात 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन को लिखते हैं तो तीनों ही सेक्शन से आपको क्या करना होगा कि 2-2 प्रश्न लिखना होगा। तो 2 प्रश्न आप इससे लिखेंगे, 2 प्रश्न आप फिजिकल से और 2 प्रश्न आप इंडियन से। देखिए, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि मैं जो यह 2 प्रश्न का चुनाव करूंगा तो लॉन्ग क्वेश्चन को लिखा जाए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन को लिखा जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यह जो विडंबना है लोगों में कि यदि मैं शॉर्ट आंसर को लिखूंगा तो मुझे मार्क्स ज्यादा आएंगे और लॉन्ग आंसर को लिखूंगा तो मार्क्स कम आएंगे। तो यह एक अवधारणा है जो कि बिल्कुल ही गलत है। मान लिया जाए कि मेरे द्वारा 2 प्रश्नों का चुनाव किया गया, एक है आपका लॉन्ग वाला और एक है शॉर्ट का, और एक और स्टूडेंट्स है जिसके द्वारा चुनाव किया गया, 2 ही प्रश्नों का चुनाव किया गया, और इसके द्वारा जो चुनाव किया गया वह चुनाव किया गया दोनों ही जो है लॉन्ग वाला। ठीक है, दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन को इन्होंने चुना है। लेकिन क्या है कि इन्होंने जो दोनों लॉन्ग वाला चुना तो इनके द्वारा दोनों ही लॉन्ग आंसर को बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा गया। लेकिन मेरे द्वारा जो चुना गया तो एक प्रश्न जो लॉन्ग वाला था हमने इसको बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा। लेकिन शॉर्ट में क्या होता है कि आपके पास 3-4 प्रश्नों का एक समूह होता है और इन चारों में यदि आप बेहतर करेंगे तब बेहतर मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यदि आपका मान लिया जाए कि 1, 2 और 3, इस 4 में से 3 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है और आपका ये जो चौथा पोर्शन है, अर्थात चौथा जो टिप्पणी लिखे
आ गया है तो चौथा टिप्पणी आपको लिखने ही नहीं आ रहा है, आपको पता ही नहीं है इसके बारे में कि आखिरकार यह होता क्या है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा कि आपका मार्क्स बिल्कुल ही यहां पे आके इतना डिक्रीज हो जाएगा जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस मिथक में जो भी स्टूडेंट्स जी रहे हैं कि मैं एक लॉन्ग वाला प्रश्न लिखूंगा और एक शॉर्ट वाला लिखूंगा क्योंकि दो लॉन्ग लिखने पे मार्क्स कम मिलते हैं, तो इस अवधारणा को आप छोड़ दें, इस अवधारणा का त्याग कर दें जितना जल्दी हो सके। क्योंकि यह जो फॉर्मेट है आपका लॉन्ग और शॉर्ट का, यह तभी कारगर होगा जब आपके शॉर्ट में पूरा कमांड है। यदि आप 4 में से 4 बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जान रहे हैं तो आपको लिखना चाहिए शॉर्ट का एक लिख लें और एक लॉन्ग का लिख लें। यदि आपको 2 लॉन्ग वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से आ रहा है तब आप क्या करें कि लॉन्ग वाले प्रश्नों को बिल्कुल ही किसी भी सोच विचार से परे होकर क्या करना है कि लॉन्ग वाले 2 प्रश्नों को आप लिख दें और आपका मार्क्स बहुत ही बेहतर आएगा, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस 100 मार्क्स में से अधिक मार्क्स कैसे लाएं, क्योंकि जब तक आप अधिक से अधिक मार्क्स नहीं लाएंगे तब तक सम्मानजनक पद, जिस पद पे आप जाना चाहते हैं वही आपके लिए सम्मानजनक पद है, तो उस पद पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा कि 100 में से अधिक उठाना होगा। तो कैसे यह संभव होगा, क्या इसके लिए इस 30 दिनों में करना होगा, तो हम लोग इस पे विचार कर लेते हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में या सामाजिक मानव विज्ञान या सामाजिक मानव शास्त्र में आपको किन किन पहलुओं पर अब ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आइए उसको पहले आप समझ लीजिए। देखिए बीपीएससी के इतिहास में यदि आप पलट के देखेंगे तो हर एक बार एक सेक्शन से एक टॉपिक जो है वह अति महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, मानव विज्ञान से आप क्या समझते हैं, या मानव शास्त्र या फिर मानव शास्त्र क्या है। मानव शास्त्र क्या है, इसकी शाखाओं के बारे में बताइए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कार्य क्षेत्र के बारे में बताइए। और यह जो प्रश्न है हर एक बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इसे तो आप बिल्कुल ही कर लें। देखिए इसको किस प्रकार से करना है मैं ये भी बता देता हूं। अब आप क्या करें, यदि आपके पास में हो सकता है कि इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जो नोट्स आपके पास होगा वह नोट्स कम से कम 6 से 8 पेज का होगा, 6 से 8 पेज का होगा। तो अब आप क्या करें, इस 6 से 8 पेज के नोट्स का सिनॉप्सिस तैयार कर लें। तो सिनॉप्सिस क्या होता है, जो लोग जान रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जान रहे मैं उनके लिए बता देना चाहूंगा कि सिनॉप्सिस का अर्थ होता है कि आप इस 6 से 8 पेज के आंसर को 1 से 2 पेज में समेट लें। क्या कर लें कि 1 से 2 पेज में समेट लें, ताकि क्या होगा कि आपका जो रिवीजन करने का जो तरीका होगा वह आसान हो जाएगा। कम समय में आप क्या कर सकते हैं, मानव विज्ञान क्या है या मानव शास्त्र क्या है, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, और इसकी शाखाएं क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, इस सब को आप क्या कर लें कि 1 से 2 पेज में कर लें। अब इस 1 से 2 पेज में किस प्रकार से करना है तो मैं एक उदाहरण के रूप में बता देता हूं। जैसा कि हो गया मानव शास्त्र क्या है, तो मानव शास्त्र आपका एंथ्रोपोलॉजी अर्थात एंथ्रोपस और लोगस से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक शब्दों से है। एंथ्रोपस का अर्थ होता है मानव, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो आप लोगों को यह याद हो गया होगा। तो इस सिनॉप्सिस में क्या करना है, बस लिख लेना है एंथ्रोपस और लोगस। आप लिख लेंगे एंथ्रोपस लोगस, इसके पीछे की जितनी कहानियां हैं आपको याद हो गई होगी। तो जैसे ही आप देखेंगे एंथ्रोपस और लोगस, पूरी कहानी आपको याद आ जाएगी। इसके बाद क्या है कि मानव विज्ञान या मानव शास्त्र की अलग अलग मानव शास्त्रियों के द्वारा परिभाषा दी गई है। जैसे क्लुखोन महोदय के द्वारा दिया गया है,
क्रोवर महोदय के द्वारा दिया गया है। तो अब आप क्या करें कि बस उस मानव शास्त्री का नाम लिख लें। क्या करें, जो भी मानव शास्त्री हैं, मानव शास्त्रियों की क्या कर लें, उनका नाम लिख लें। ठीक है, तो उनका नाम क्या होगा, आप लिख लें। तो जब आप उनका नाम लिख लेंगे तो जैसे क्लूखोन महोदय ने क्या परिभाषा दिया है, तो उन्होंने कहा है कि मानव विज्ञान जो है दर्पण के समान है, जिसमें मनुष्य क्या करता है, अतीत के प्रतिबिंब को देखता है और वर्तमान को समझने का प्रयास करता है। तो ये जो परिभाषा है, ये परिभाषाएं आपको याद होगी। लेकिन क्या है कि जब आप मानव विज्ञान का आंसर लिखते हैं तो इस आंसर में मानव शास्त्रियों का नाम लिखना बहुत ही अनिवार्य होता है। मान लिया जाए आपने 6 पेज का आंसर तो लिख दिया, लेकिन 6 पेज में कहीं भी आपने मानव शास्त्रियों के नाम का जिक्र नहीं किया, तो आपका जो मार्क्स होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं वे सबसे पहले यह खोजेंगे कि क्लूखोन का नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, क्रोवर का नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आप क्या करें, नाम जो मानव शास्त्री उनका नाम आप क्या कर लें कि सिनॉप्सिस में समावेश कर लें। तो यहां तक हो गया। अब क्या है कि शाखाएं हैं, तो अलग अलग शाखाएं हैं मानव विज्ञान की। सामाजिक सांस्कृतिक शाखा है, शारीरिक शाखा है, भाषाई शाखा है और व्यवहारिक शाखा जो सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले के एग्जाम्स में 64वीं में जो एग्जाम्स हुआ उसमें तो पूछ दिया गया कि मानव विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी व्यवहारिक शाखाओं के बारे में बताएं। कुछ इस तरीके से ही प्रश्न था 64वीं के मेंस के एग्जाम में। तो इन शाखाओं के बारे में भी आप क्या कर लें कि शाखाओं का नाम लिख लें, सामाजिक शाखा, शारीरिक सांस्कृतिक, भाषाई, पुरातात्विक, सभी शाखा का सिर्फ शाखा लिख लें। क्योंकि इसके पीछे की कहानी आपको याद हो चुकी होगी अभी तक, और यदि नहीं हुई है तो आप बिल्कुल उसे याद करने का प्रयास करें। अभी जो है इस चैनल के माध्यम से 30 दिनों का क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम के तहत एंथ्रोपोलॉजी का संपूर्ण कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है। 7 तारीख से शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर प्रारंभ किया जा रहा है। उसको लॉन्च कर दिया गया कोर्स को, 7 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। जब आप इतना कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको टेस्ट देना चाहिए, अधिक से अधिक टेस्ट। क्योंकि देखिए क्या है कि बीपीएससी के मेंस एग्जाम में आपने कितना पढ़ा है वह मायने नहीं रखता है, आप कितना लिखेंगे, आपकी राइटिंग स्किल जो है, राइटिंग स्किल कितनी इंप्रूव हुई है यह मायने रखता है। और राइटिंग स्किल कितनी इंप्रूव हुई इसका पता कैसे चलेगा, जब आप टेस्ट देंगे। तो हमारे द्वारा टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है। डेली एक क्वेश्चन को टेस्ट करवाया जाएगा, फिर साप्ताहिक टेस्ट है। तो आप दिए गए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक्स की कि कौन सी टॉपिक्स और महत्वपूर्ण हो सकती है। तो दूसरा जो टॉपिक्स होगा, एक तो मानव विज्ञान का ये हो गया, ये तो अति महत्वपूर्ण है। आप यह समझ लें कि यह क्वेश्चन आउट हो चुका है, इसके बावजूद भी यदि आप बेहतर नहीं करते हैं तो वह गलत बात है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका परिवार। दूसरा जो टॉपिक पे आपको ध्यान देना है उस टॉपिक का क्या नाम है, तो उस टॉपिक का नाम है आपका परिवार। तो परिवार के बारे में आप पढ़ लें। तो परिवार में क्या क्या पढ़ना है, तो परिवार में 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो होता है कि परिवार के क्या कार्य हैं, एक क्या पूछा जाएगा कि परिवार के कौन कौन से कार्य हैं उसके बारे में बताइए, परिवार के कार्य के बारे में पूछा जाएगा। और दूसरा जो पहलू है वह पूछा जाता है कि परिवार के प्रकार के बारे में बताइए। क्या कीजिए, परिवार के प्रकार के बारे में बताइए। जो परिवार के कार्य होते हैं वही सामाजिक कार्य होते हैं, जैविकीय कार्य होते हैं, प्राणी शास्त्रीय कार्य होते हैं। तो आप क्या करें कि सिनॉप्सिस इसी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि आपके पास जो नोट्स होगा वो 6 से 8 पेज का, 7 पेज का, सामान्यतः इतना ही पेज का नोट्स रहता है। तो आपके पास भी इतने ही पेज का नोट्स होगा यदि आपने तैयार किया होगा खुद से या कहीं से भी लिया होगा। तो आप क्या करें, उसका सिनॉप्सिस तैयार कर लें। कार्य है तो कार्य जो आपका हो गया, सिर्फ कार्यों को लिख लें, यहां से ये कर लें। फिर इसके प्रकार होते हैं, पितृसत्तात्मक होता है, मातृसत्तात्मक होता है, जन्म के स्थान पर है, सत्ता के आधार पर है, स्थान के आधार पर है। तो अलग अलग आधार पर जो परिवार का वर्गीकरण किया गया है।
तो इसे आप कर लें, तो 2 टॉपिक्स हो गया। तीसरा जो आपको करना है, देखिए परिवार है तो परिवार से क्या होगा कि नातेदारी होगी। क्या होगा? तो नातेदारी होगा। तो अगला जो टॉपिक्स है आपके लिए, यह टॉपिक हो जाएगा नातेदारी। क्या हो जाएगा? नातेदारी हो जाएगी। तो आप क्या कर लें कि नातेदारी के बारे में देख लें, और नातेदारी में भी 2-3 पहलुओं पर आप ध्यान दे दें। इस नातेदारी में एक नाम आता है जीपी मर्डॉक साहब का, जीपी मर्डॉक महोदय का नाम आता है। तो जीपी मर्डॉक महोदय ने नातेदारी के बारे में क्या कहा है, किस प्रकार से इन्होंने नातेदारी के श्रेणियों का विभाजन किया है, तो आप इसे देख लें, क्योंकि प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं इस प्रकार से कि नातेदारी से आप क्या समझते हैं, और जीपी मर्डॉक ने नातेदारी के अध्ययन के दौरान किन किन बातों का जिक्र किया है, इसका उल्लेख करें। तो आप क्या करें, जीपी मर्डॉक के बारे में देख लें कि किस प्रकार से इन्होंने नातेदारी को समझाने का प्रयास किया है। और इसमें से पूछा जाता है इसी प्रकार से, जिस प्रकार से परिवार का कार्य होता है उसी तरीके से नातेदारी के कार्य को भी पूछ लिया जाता है कि नातेदारी के आखिरकार कौन कौन से कार्य हैं। तो आप नातेदारी के कार्य को देख लें। एक और प्रश्न पूछ दिया जाता है नातेदारी से कि नातेदारी का क्या व्यवहार है या क्या रीतियां हैं, क्या व्यवहार है या क्या रीतियां हैं। तो आप इसे देख लें, क्योंकि देखिए नातेदारी का जो व्यवहार होता है, हमारा जो व्यवहार होता है सभी रिश्तेदारों के साथ एक जैसा नहीं होता है। किसी के साथ हम लोग परिहास करते हैं अर्थात हंसी मजाक करते हैं, तो किसी के साथ परिहार किया जाता है अर्थात सामने नहीं आया जाता है। तो इसका अध्ययन क्या कर लें आप, इसमें कर लें। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है आपका आर्थिक मानव विज्ञान। क्या है? तो आर्थिक मानव विज्ञान है। तो आर्थिक मानव विज्ञान में क्या महत्वपूर्ण है, वह है आपका विनिमय प्रणाली। क्या है? तो विनिमय प्रणाली है। तो आप विनिमय प्रणाली को अच्छे तरीके से देख लें, और इस विनिमय प्रणाली के अंतर्गत शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं, जैसे आपका पारस्परिकता हो गया, ठीक है, फिर आपका पुनर्वितरण हो गया। ये सब क्या है कि विनिमय प्रणाली के अंतर्गत ही आता है, और इसको छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स में टिप्पणी लिखें, पूछ दिया जाएगा कि टिप्पणी लिखें जिसमें आपका 4-5 जो छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं। पारस्परिकता हो गया, दूसरा रहेगा आपका पुनर्वितरण हो गया, ठीक है, कुला प्रणाली है, पोथलेस है, ये सारे इसमें आते हैं। तो इसको आप देख लें। और विनिमय प्रणाली आर्थिक मानव विज्ञान के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, तो आप इसको कर लें। हाँ, इसका जो नोट्स होगा वह आपके पास अत्यधिक पेजों का हो सकता है, 8-9 पेज में यह चला जाता है। तो इसका भी क्या करें कि आप सिनॉप्सिस तैयार कर लें, क्योंकि अब जो समय आपके पास है वह संपूर्ण नोट्स पढ़ने का समय नहीं रहा है। तो आप क्या करें, सिनॉप्सिस तैयार कर लें, और अधिक से अधिक आप लिखने का प्रयास करें, उत्तर को लिखें, टेस्ट दें, अलग अलग संस्थानों से जुड़ जाए। अभी तो ऑफलाइन तो व्यवस्था है नहीं, ऑनलाइन व्यवस्था है, तो आप ऑनलाइन से जुड़ जाए और अधिक से अधिक टेस्ट दें, क्योंकि जितनी आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर होगी उतना ही क्या है आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा देखिए शॉर्ट नोट्स की यदि बात की जाए तो टोटम और टैबू, ठीक है, टोटम और टैबू, इसको आप कर लें। टोटम और टैबू में आपसे कभी कभी अंतर भी पूछ दिया जाता है, टोटम और टैबू के बीच क्या अंतर है, तो आप इसको कर लें। और इसके साथ साथ एक धर्म एवं जादू, क्या है, तो धर्म एवं जादू, तो इसको भी कर लें। ये अंतर में आप कर लें कि टोटम और टैबू में क्या अंतर होता है, धर्म एवं जादू में क्या अंतर होता है। और एक है राजनीतिक मानव विज्ञान के अंतर्गत आप एक और अंतर कर लें, यह होता है कि राज्य राजनीतिक प्रणाली और राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली। तो दो है आपका, क्या है, एक है राज्य राजनीतिक प्रणाली और दूसरा है राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली। तो आप क्या करें कि इसका भी अध्ययन कर लें इस सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। इसके साथ साथ आप 3 जनजातियों का इथनोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। इथनोग्राफी क्या होता है कि जनजातियों के बारे में 3 जो जनजाति है वह 3 जनजाति आपका इस प्रकार से है। एक तो आपका हो गया संथाल जनजाति, संथाल जनजाति, दूसरा आपका हो गया उरांव जनजाति,
और तीसरा आपका होगा बिरहोर जनजाति। हालांकि बिरहोर जनजाति के बारे में आपसे 64वीं में पूछ दिया गया है, लेकिन आप एक बार जरूर इसको पढ़ लें, क्योंकि बीपीएससी में आप देखेंगे कि कुछ प्रश्नों को सीधे सीधे दोहरा दिया जाता है। तो आप यह नहीं कहें कि 64वीं में पूछ दिया गया है तो 65वीं में तो पूछा नहीं जाएगा, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी भूल नहीं करें। हाँ, आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़े, लेकिन आप एक दो बार क्या करें कि बिरहोर को भी जरूर देख लें, और साथ ही साथ संथाल और उरांव के बारे में तो आपको बिल्कुल ही एकदम याद होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, सिनॉप्सिस तैयार कर लेते हैं इन सभी का, तो मुश्किल से इसमें आपको अधिक से अधिक 7 दिनों का समय लगता है। और मान लेते हैं 7 से 8 दिन का भी यदि समय आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो आप क्या कर लें, इसे तैयार कर लें सिनॉप्सिस के रूप में। और जिनके पास सिनॉप्सिस तैयार है पहले से, तो वो क्या करें, अब उस सिनॉप्सिस का बार बार रिवीजन करें और साथ ही साथ लिखने का प्रयास करें। जितना आप अधिक से अधिक लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। जितना आप अधिक से अधिक टेस्ट देंगे, खुद से भी मूल्यांकन करें और टेस्ट देंगे, तो इससे ज्यादा और बढ़िया से मूल्यांकन होगा। आपको पता चलेगा कि आप जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, खुद से लिखना और खुद चेक कर लेना, यह तो वही बात हो गई कि रेस में हम दौड़ रहे हैं, खुद ही दौड़ भी रहे हैं और खुद ही हमको डिसाइड भी करना है कि हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप क्या कर लें कि टेस्ट ज्वाइन कर लें और टेस्ट दें, क्वालिटी इंरिचमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं और अपना क्वालिटी को बढ़ाएं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, शारीरिक मानव विज्ञान में या शारीरिक मानव शास्त्र में किस प्रकार से 100 में से आप 90 नंबर तक लाएं। इसके लिए क्या करना होगा, तो ध्यान से आप सुन लें, समझ लें। यदि आपको 100 में से 90 नंबर तक लाना है तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें किन किन टॉपिक पर आप ध्यान देकर पढ़ें, किस प्रकार से करें, तो सबसे पहले आप लैमार्कवाद के बारे में देख लें। ठीक है, लैमार्कमिज्म जो है, लैमार्कवाद, ठीक है। तो लैमार्कवाद के बारे में आप देख लें कि लैमार्क ने किस प्रकार से अपने सिद्धांतों को दिया, कौन कौन से सिद्धांत दिए। और लैमार्क के जो कुछ सिद्धांत थे उसमें से कुछ सिद्धांत तो पूर्णतः गलत हो गए। क्या हो गए कि पूर्णतः गलत हो गए। कुछ जो सिद्धांत हुए वे थोड़े सही हुए, थोड़े गलत हुए, और कुछ जो सिद्धांत हुए वे क्या हो गए, पूर्णतः सही हो गए। तो इस प्रकार से आप क्या कर लें कि तीनों का अलग अलग वर्गीकरण कर लें कि कौन कौन सा सिद्धांत पूर्णतः सही हो गया, कौन सा सिद्धांत जो लैमार्क का है वह अंशतः सही है, अंशतः गलत है, और कौन सा सिद्धांत क्या है कि पूरा का पूरा सही है, एकदम बिल्कुल ही सही है, उसमें किसी भी प्रकार की शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस प्रकार से आप बांट लें। और लैमार्क जो है इस बार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इस पर करें। और इसके साथ साथ आप क्या करें कि डार्विन के बारे में भी, ठीक है, डार्विन के द्वारा जो भी सिद्धांत दिया गया है आप उसको एक दो बार ऐसे ही पढ़ लें, क्योंकि सिंथेटिक थ्योरी जो नव डार्विनवाद है, संश्लेषणात्मक सिद्धांत है, वह आपका 64वीं में पूछ दिया गया है। तो आप डार्विनवाद के साथ साथ जो नव डार्विनवाद है इसको आप क्या कर सकते हैं, 1 से 2 बार बस रिवीजन कर ले, लेकिन मुख्य रूप से आप क्या करें कि लैमार्कवाद को पढ़ ले। और इसके साथ साथ एक जो और आपका है वह है मेंडल का नियम। क्या है, तो मेंडल के बारे में, मेंडल महोदय ने जो सिद्धांत दिया है उस मेंडल महोदय के सिद्धांत के बारे में पढ़ लें। और इस मेंडल का जो सिद्धांत है इसको जब आप अध्ययन करें इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। और वह 2-3 बातें क्या है, तो मेंडल का सिद्धांत क्या है, तो मेंडल का सिद्धांत आप देख लें। और इसके अलावा
मेंडल के सिद्धांत का जो मानव जीवन में क्या उपयोग है, तो पहले आप क्या कर लें, इसके सिद्धांत के बारे में देखें। जो इन्होंने सिद्धांत दिया मानव के लिए किस प्रकार से उपयोगी हुआ, तो दो प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो सामान्य रूप से पूछ दिया जाता है कि मेंडल के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में बताएं, आलोचनात्मक समीक्षा करें। या आपसे पूछ दिया जाएगा कि मेंडल ने जो सिद्धांत दिए हैं इसका मानव जीवन में क्या उपयोगिता है, या क्या उपयोगिता साबित किया, किस प्रकार से यह मानव जीवन के लिए उपयोगी हुआ। प्रश्न की प्रकृति को समझकर उसको क्या करना है कि आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ देख लिए मेंडल, जैसे ही मेंडल नजर आ गया तो मेंडल का सिद्धांत जो है क्या करो 5-6 पेज में लिख दो, तो ऐसी गलती नहीं करना है। पहले आप प्रश्न को 1 बार 2 बार 3 बार तक पढ़ें, उसके बाद डिसाइड करें कि अब इसका आंसर हमें क्या लिखना है। तो यहां तक हो गया। अब जो है इसके अलावे आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जो एक टॉपिक है वह है आपका प्रजाति का। क्या है, तो प्रजाति है। अब प्रजाति के बारे में पढ़ लें, और प्रजाति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो अब प्रजाति में एक तो पढ़ लें प्रजाति का वर्गीकरण। प्रजाति का जो वर्गीकरण किया गया है, इसके जो अलग अलग आधार हैं, रक्त के आधार पर है, नासिका देशना के आधार पर है, शीर्ष देशना के आधार पर है, मस्तिष्क के घनत्व के आधार पर है ना। 2 तरीके से बांटा गया, शारीरिक आधार और आनुवांशिक आधार। ठीक है, तो ये जो वर्गीकरण किया गया है, आप इस आधारों को देख लें कि प्रजाति का वर्गीकरण आखिरकार किन किन आधारों पर किया गया है। और एक और वर्गीकरण के अंतर्गत है कि जो प्रजाति का वर्गीकरण तो कर दिया गया, ठीक है, पूछ दिया जाता है कि प्रजाति के ऊपर जो है पर्यावरण का, किसका, पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ आनुवांशिक कारणों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखकर, अर्थात आप प्रजाति के अंतर्गत 2 तरीके से अध्ययन कर लें। एक वर्गीकरण, प्रजाति का वर्गीकरण का क्या क्या आधार है, और दूसरा आपका प्रजाति पर जो प्रभाव पड़ते हैं पर्यावरणीय और आनुवांशिक, इसका। और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, जो आपका जो निष्कर्ष होगा प्रजाति का, जब आप निष्कर्ष लिखेंगे तो इसमें आप एक चीज का मेंशन जरूर कर देंगे कि प्रजाति का वर्गीकरण जो किया गया है, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि 2 मानव के बीच में अंतर को स्थापित करना। इसका उद्देश्य बस यही है कि 2 मानव के बीच जो शारीरिक अंतर है उसका कारण क्या है, इसका पता लगाना और बताना। ठीक है, और फिर आपका आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारण जो है, जब आप इसका आंसर करेंगे तो आप 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि जो भी आनुवांशिक कारण है और जो भी पर्यावरणीय कारण है, और इस कारण से जो मानव में भिन्नता आती है। जैसे कि बात की जाए पर्यावरणीय कारकों की, ठंडे प्रदेश, तो कॉकेसॉइड किस प्रदेश में निवास करते हैं, ठंडे प्रदेश में निवास करते हैं। तो जब वो ठंडे प्रदेश में निवास करते हैं तो उनका जो शरीर का रंग होता है वह क्या होता है कि बहुत ही गोरा होता है। गोरा प्रजाति के नाम से किसको जाना जाता है, कॉकेसॉइड को जाना जाता है। आपको बिल्कुल पता होगा ये चीज। तो गोरा प्रजाति है कॉकेसॉइड। तो इससे यह नहीं अर्थ निकलता है कि जो गोरे हैं तो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ हैं। वह गोरे इसलिए है क्योंकि पर्यावरणीय प्रभाव क्या करता है कि कॉकेसॉइड को गोरा बना देता है। उनके जो त्वचा का रंग है वह क्या हो जाता है, गोरा हो जाता है। तो पर्यावरणीय कारकों के कारण प्रजाति क्या हो गया कि गोरा हो गया। अब आनुवांशिक कारणों की यदि आप बात करें तो धीरे धीरे जो है पर्यावरणीय कारक होते हैं क्या हो जाते हैं, आनुवांशिक रूप से गति करने लगते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी गति करते करते आप देखेंगे कि मान लिया जाए एक एग्जांपल आप यहाँ पे ले लें कि एक आदमी को क्या किया गया कि ए स्थान से बी स्थान पे रख दिया गया। ए बहुत ही गर्म प्रदेश था, बी बहुत ही ठंडा प्रदेश था। तो 2-4 पीढ़ी के बाद ए के जो अगला संतान होगा, 2-4 पीढ़ी के बाद क्या होगा कि यह भी क्या हो जाएगा, एकदम गोरा गोरा हो जाएगा। ठीक है, तो यह आनुवांशिक प्रभाव के कारण हो गया। तो प्रजाति पर क्या है कि आनुवांशिक का भी प्रभाव पड़ता है और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। तो आप इसको क्या कर लें, अच्छे तरीके से कर लें। और ये सभी करें तो आप क्या करें, सिनॉप्सिस तैयार करके करें। मैं फिर से यही कहूंगा कि आपके पास सिनॉप्सिस होना चाहिए, और सिनॉप्सिस के आधार पर ही आप पढ़ें। ठीक है, अब जो समय है आपके पास बहुत ही कम समय है, और इस कम समय का अधिक से अधिक उपयोग आप सिनॉप्सिस के माध्यम से ही कर सकते हैं।
अगला जो है आपका एक टॉपिक है, जो टॉपिक है जीवाश्म मानव का, फॉसिल मैन। तो यह जो जीवाश्म मानव है, तो इस जीवाश्म मानव में वैसे तो अनेकों हैं। आपका ऑडियोपिथेकस से प्रारंभ होता है, फिर आपका ड्रायोपिथेकस आएगा, ठीक है, फिर आप आगे बढ़ते चलेंगे, ऑस्ट्रालोपिथेकस आएगा, रामापिथेकस आएगा, होमो इरेक्टस आएगा, निएंडरथल आएगा, फिर होमो सेपियंस आएगा। इस तरीके से करीब बढ़ता चला जाता है। लेकिन आपको क्या पढ़ना है वो मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ही ध्यान से आप इस बात को सुन ले। देखिए, जीवाश्म मानव की कड़ी में जब हम लोग जानना शुरू करते हैं तो दो मानव महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है यह समझ लें। देखिए, पहला तो आपका हो जाएगा होमो इरेक्टस। क्या हो जाएगा? होमो इरेक्टस हो जाएगा। आप इसके बारे में कर लें। तो क्यों इसको पढ़ना जरूरी है? क्योंकि पहला जो मानव खड़ा हुआ था वह होमो इरेक्टस ही खड़ा हुआ था। तो मानवों में जो सबसे अहम पराग हुआ खड़ा होने का, द्विपादगमन, बाइपेडलिज्म, ठीक है, आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे, बाइपेडलिज्म, द्विपादगमन, दो पैर से चलने का जो प्रारंभ हुआ वह कहां से हुआ? तो आपका होमो इरेक्टस से हुआ। कहां से हुआ? तो इस होमो इरेक्टस से हुआ। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आप एक इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लें। एक और टॉपिक है इसके अंतर्गत, वह है आपका निएंडरथल मानव। क्या है? निएंडरथल मानव। देखिए, निएंडरथल के साथ ही सिर्फ मानव लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाता है, यह निएंडरथल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि निएंडरथल ही मानव के श्रृंखला में, मानव के कड़ियों में, जब हम लोग जीवाश्म मानव की कड़ी को पढ़ते हैं तो मानव सम अर्थात मानव के जैसा यदि कोई कड़ी मिला तो वह मिला आपका निएंडरथल मानव। तो आपको निएंडरथल मानव के बारे में क्या होना चाहिए? अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आप क्या करें, इन दो टॉपिक्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। अब बात कर लेते हैं, कितना टॉपिक आपने क्लियर कर लिया फिजिकल में, इसके बाद और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा काम क्या करना है आपको कि फिजिकल में आप कुछ डायग्राम्स पे कर लें। और डायग्राम वाला जो प्रश्न होता है वह कहां से आता है, उस प्रश्न को मैं अब बता रहा हूं। और वह प्रश्न है आपका, जंतु जगत में मानव का स्थान। क्या है? जंतु जगत में मानव का स्थान। तो इस प्रश्न को जब आप लिखेंगे तो इस प्रश्न को थोड़ा सा अलग तरीके से आपको लिखना होगा। अर्थात इसमें क्या करना है कि फ्लो चार्ट आपको दिखाना है। आप कहां से शुरू करेंगे? एनिमेलिया से शुरू करेंगे। एनिमेलिया है, फिर प्रोटोजोआ है, बेटाजोआ है, कॉर्डेटा है, नन कॉर्डेटा है, इनवर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा है, ठीक है। इसके आगे आप पढ़ेंगे पीसेज हो जाएगा, रेप्टाइल्स हो जाएगा, एम्फीबियंस हो जाएगा, उसके बाद आपका एप्स हो जाएगा, फिर मिमल्स हो जाएगा, प्रोटोथेरिया, यूथेरिया, मेटाथेरिया, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया है, प्रोसीवियन है, एंथ्रोपोइडिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बढ़ते चले जाएंगे। तो इन सब चीजों को क्या करना है कि डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाना है। तो यहाँ पे आपका डायग्राम काम करेगा। और जंतु जगत में मानव का स्थान, इसमें जो आपका अधिक से अधिक मार्क्स जो उठ जाते हैं वह डायग्राम में ही उठ जाता है। तो आप क्या करें, इसके लिए डायग्राम पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करें। और एक और प्रश्न है कि मानव और ऐप में अंतर का, तो आप इसको एक से दो बार सिर्फ पढ़ लें, मानव एवं ऐप में अंतर। क्यों मैं कह रहा हूं कि इसको आप एक से दो बार ही पढ़ लें? देखिए, इसके पीछे कारण क्या है कि यह प्रश्न जो है इससे पहले वाले बीपीएससी में 64th में आपसे क्या किया गया है, पूछा जा चुका है। कभी कभी होता है कि बीपीएससी के द्वारा रिपीट कर दिया जाता है प्रश्नों को, तो उस रिपीटेशन में आप बेहतर कर सके उसके लिए क्या करें, आप एक से दो बार इसको पढ़ लें। लेकिन आप अधिक से अधिक किस पर ध्यान दें, तो जंतु जगत में मानव का स्थान पर ध्यान दें। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में 100 में से 90 नंबर तक बिल्कुल ही ला सकते हैं, और वो भी आसानी से। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी 100 मार्क्स। तो इसमें आप क्या करें, किन किन टॉपिकों पर ध्यान दें अच्छी तरीके से। देखिए, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में जो एक टॉपिक है यह अति महत्वपूर्ण है। और यह कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि बीपीएससी के इतिहास में अभी तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें
मैं जो टॉपिक बता रहा हूं इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे गए हो। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपका SC ST। क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इससे हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और किस प्रकार से? तो क्या क्या आपको ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है SC ST की क्या समस्या है, तो आप इस समस्या से अवगत हो सकते हैं। और नहीं होने का तो बात ही नहीं है, क्योंकि आपको मेंस का एग्जाम देना है, तो आपके पास में समस्याओं के बारे में बिल्कुल ही पता होना चाहिए। अब क्या है कि समस्या है तो इस समस्या का समाधान भी होगा। इस समस्या का क्या होगा? समाधान भी होगा। तो समाधान किस प्रकार से है? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि SC ST की क्या समस्याएं हैं और उसके समाधान के लिए सरकारी प्रयास, ठीक है, इसके अलावा संवैधानिक प्रयास, ठीक है। तो दो प्रकार के जो प्रयास हैं इसके बारे में आपको क्या होना चाहिए। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लें। इसमें क्या है कि समस्याएं हो गया, फिर समाधान में जब आप आएंगे तो संवैधानिक प्रयास की जब आप बात करेंगे तो आपके पास में अनुच्छेद सारे याद होने चाहिए। जो अनुच्छेद प्रारंभ होता है, अनुच्छेद आपका क्या हो गया? 15 हो गया, अनुच्छेद आपका क्या हो गया? 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया, ठीक है। इस तरीके से करते करते जो आगे बढ़ते चले जाते हैं तो सारे अनुच्छेद क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे अनुच्छेद जब आप लिखेंगे और अनुच्छेद के साथ बताएंगे कि समस्याएं जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत की समस्या है, तो छुआछूत की समस्या के लिए कौन सा अनुच्छेद होगा? तो अनुच्छेद 17 के तहत क्या किया गया? इसको दूर करने का प्रयास किया गया, संवैधानिक प्रयास में आ जाएगा। तो संवैधानिक प्रयास में आपको क्या होना चाहिए? अनुच्छेद एकदम याद होना चाहिए। तो आप क्या कर लें कि जब आप सिनोप्सिस तैयार करेंगे सिर्फ अनुच्छेद लिख लें, 14, 15, 17, 23, 24 इस तरीके से। और जैसे ही आप अनुच्छेद 17 देखें आपको याद आ जाएगा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 23 देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि बेगारी प्रथा पे रोक लगाया गया। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप अनुच्छेदों को सिर्फ लिख लें। और सरकारी प्रयास में क्या करना है कि यहाँ पे आपको सभी योजनाओं को दिखाना है। क्या करना है कि योजना को आपको दिखाना है, जो भी योजनाएं चल रही है। अब योजना में दो प्रकार की योजनाएं हैं, दोनों आप दिखाएं। एक आपका हो गया केंद्र प्रायोजित योजना, ये क्या हो गया? केंद्र सरकार के द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही है, और दूसरा राज्य सरकार उसके लिए क्या कर रही है। तो केंद्र एवं राज्य दोनों को ध्यान में रखकर क्या करना है कि आपको इस टॉपिक पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना है। आप यह समझ लें कि यह जो प्रश्न है बिल्कुल ही आउट हो चुका है, मेरे द्वारा आउट कर दिया गया है। बस आपको क्या करना है कि अच्छे तरीके से इसका आंसर लिख देना है। दूसरा जो टॉपिक है आपका वह टॉपिक है कृषक समस्या का, ठीक है। तो कृषक समस्या और इस कृषक समस्या का जो अध्ययन किया गया मानव शास्त्रियों के द्वारा उसका आपको बताना है, तो आप इसको कर लें। इसके अलावा यदि आप बात करें तो इसमें कुछ अवधारणाएं हैं। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में क्या है कि कुछ अवधारणाओं को पढ़ना होता है। तो अवधारणा आपका क्या है? जैसे LP विद्यार्थी के द्वारा अध्ययन किया गया पवित्र संकुल के बारे में, ठीक है। तो पवित्र संकुल पर आप अध्ययन कर लें, ठीक है। पवित्र संकुल क्या होता है, पवित्र संकुल किस प्रकार से प्रभावित करता है स्थान विशेष को, क्षेत्र विशेष को। इसके अलावा जो है आपका प्रभावी जाति, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा लघु परंपरा, महान परंपरा। तो ये सभी अवधारणाओं के अंतर्गत आते हैं। तो अवधारणा क्या करें आप बिल्कुल ही याद कर लें, क्योंकि अवधारणाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका अवधारणा यदि क्लियर रहेगा तो आप क्या कर सकेंगे? अच्छे तरीके से आंसर को लिख सकेंगे। इसके अलावा क्या है कि आप इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत पुरातात्विक दृष्टिकोण से यदि आप बात करें, प्राक इतिहास की बात करें, तो आप एक टॉपिक कर लें और वह टॉपिक है आपका नवपाषाण काल। क्या है? नवपाषाण काल। इसका आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर लें। और इसके अलावा आप एक और कर लें सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी
सभ्यता के बारे में। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब प्रीलिम्स की तैयारी शुरू किया जाता है तभी से लोग जानते हैं किस प्रकार से वहां पे नगर नियोजन था, ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी, पशुपति की पूजा किया जाता था, प्रकृति पूजा किया जाता था, स्वास्तिक चिन्ह का वहीं से पूजा करना प्रारंभ हुआ। तो इस पर आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आप एक दो बार क्या कर लें, इसको देख लें। इसके अलावा क्या है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था के कुछ आधार हैं, तो आप उन सामाजिक व्यवस्था के आधारों का अध्ययन कर लें। तो क्या आधार है, तो आपका आश्रम हो जाएगा, है ना, आश्रम पुरुषार्थ, आप इसके बारे में कर लें, आश्रम के बारे में, फिर पुरुषार्थ के बारे में, है ना, वर्ण आश्रम है, पुरुषार्थ है, इसको कर लें। इसके अलावा संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार के बारे में आप कर लें, ठीक है, या कर लें। और जाति की अवधारणा, जाति की अवधारणा किस प्रकार से प्रस्तुत हुई, कैसे जाति का प्रादुर्भाव हुआ, तो आप क्या कर लें, इसको कर लें। इसके अलावा एक और टॉपिक, और यह जो टॉपिक है आपका सबसे लास्ट टॉपिक है, तो लास्ट टॉपिक में क्या करना है, आपको कर लेना है संस्कृतिकरण के बारे में, पढ़ लेना है संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण। तो संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए कि किस प्रकार से संस्कृतिकरण हुआ, पश्चिमीकरण हुआ, निम्न जाति के द्वारा संस्कृतिकरण किया गया। आप इसको अक्षरशः क्या कर लें कि अच्छे तरीके से कर लें। और यदि आप इन सभी पहलुओं पर अच्छे तरीके से ध्यान देंगे तो आपका जो बीपीएससी का मेंस है 65th का, यह बहुत ही बेहतर जाएगा। तो आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।